हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को विस्तार से पढ़ा है। अब इस वीडियो से हम मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। लेकिन जनन की प्रक्रिया को पढ़ने से पहले जनन के अंगों को पढ़ना जरूरी होता है। तो पहले हम स्त्री व पुरुष के जननांगों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर जनन की प्रक्रिया पर आएंगे। तो जैसे पहले हम शुरुआत करेंगे मानव के नर जनन अंग। तो नर जननांग को पढ़ने से पहले एक टॉपिक है यौवनागम। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्यूबर्टी, यौवनागम यानी यौवन की यानी जवानी की शुरुआत। तो जैसे लड़कों में लगभग 14 से 16 साल इसी के आसपास यौवनागम शुरू होता है। यानी कि वह अवस्था जब यौवनारंभ में, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी अवस्था होती है जब जवानी के लक्षण दिखने लगते हैं, जिसको कहते हैं यौवनारंभ। तो जवानी के लक्षण मतलब क्या है? मतलब जिनसे हमें ये आभास होता है कि अब ये वयस्कता की ओर जा रहे हैं। जैसे कि लड़कों में क्या होता है, अब लड़कों के लक्षण ये हैं कि आवाज हल्की भारी हो जाती है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ उगने लगते हैं, बाह में यानी बगल में बाल आने लगते हैं, जननांगों पर बाल आने लगते हैं, और इसके अलावा शरीर में धीरे धीरे वसा का जमाव होने लगता है। और एक इस हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन का स्रावण होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसे कहते हैं लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन। तो इस हार्मोन का स्रावण होने लगता है, जिससे वीर्य बनने लगता है। तो ये सब होते हैं यौवनारंभ, यानी कि जवानी की शुरुआत या यौवन के शुरुआत के जो लक्षण होते हैं वो यही सब होते हैं। बाकी इसे हड्डियां सुडौल होने लगती हैं, मांसपेशियां टाइट होने लगती हैं, ये सब जो भी लक्षण होते हैं, मतलब धीरे धीरे शरीर मजबूत होने लगता है। तो ये यौवनारंभ होता है। तो इसमें शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे जो पुरुषों में नर युग्मक है वो शुक्राणु है, स्त्रियों में नर युग्मक अंडाणु है। तो जो शुक्राणु है शुक्राणु बनने लगते हैं। ये सब लक्षण याद रखेंगे कि हमारा शरीर जो होता है सुडौल होने लगता है, मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, जननांगों पर और हाथ के बगल में बाल आने लगते हैं, शरीर पर भी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज भारी होने लगती है, शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है। यही सब है यौनारंभ। तो यौनारंभ भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो लड़कों में अलग पूछते हैं, लड़कियों में अलग पूछते हैं। तो लड़कों में क्या क्या लक्षण होते हैं यौनारंभ के, ये हमने बता दिए हैं। अब सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है पुरुष जनन तंत्र। तो हम पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषों का जनन तंत्र, मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, तो इसका चित्र बनाना भी सीखेंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पुरुष या स्त्री में से किसी न किसी का जनन तंत्र जरूर पूछा जाता है, जिसका सचित्र वर्णन करना होता है। तो चित्र बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है ब्रसड़ से। पहले हम ब्रसड़ बनाते हैं। दो ब्रसड़ होते हैं, एक ये ब्रसड़ एक पीछे दिखा देते हैं, समझने के दो ब्रसड़ हो गए। फिर ब्रसड़ के बगल में काफी लिपटी हुई संरचना होती है, इसे बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण होता है। फिर यहाँ से निकलती है शुक्र जनन वाहिनी, और यहीं पर होता है हमारा एक मूत्राशय यानी मूत्र का घर, जिसमें कि मूत्र का निर्माण होता है, मूत्राशय होता है। तो शुक्र जनन वाहिनी को यहाँ से घुमा के ले आते हैं। तो शुक्र जनन वाहिनी घूमते हुए ये मूत्राशय का नाम देते हैं। तो मूत्राशय, अब मूत्राशय में भी यहाँ से एक पाइप दिखा देते हैं, मूत्र नलिका, जिससे कि मूत्र अंदर आ रहा है। अब मूत्राशय हो गया है। अब आज्ञा थी यहीं पे देख लेते हैं
यहाँ पे एक संरचना, इसको नाम बोलते हैं शुक्राशय। तो शुक्राशय होती है संरचना। अब इनके नाम भी देंगे। अब ये आगे बढ़े, तो यहाँ पे जो मूत्र नलिका है ये भी आगे यहाँ, इन दोनों को एक ही जगह पे मिलाना है। और यहीं पे हार्मोन होता है, एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी है। तो ये यहीं पर हो गया, यहाँ पे इनका जंक्शन हो गया। अब जंक्शन होने के बाद नलिका आगे बढ़ाएं, ऐसे दिखा देते हैं। बिल्कुल क्लियरली देखना ताकि बाद में भूलना ना रहे। अब यहाँ से फिर शुरू कर देते हैं जो नर का भाग है। ये हो गया शिश्न। बाकी इस नलिका को अंदर दिखा देते हैं, इस कलर नलिका है। यहाँ पर भी ग्रंथियां होती हैं, ये 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। अब इनके नाम लिख देते हैं, बस मैटर क्लियर हो जाएगा। ये जो दिख रहा है इनको कहते हैं वृषण, इनकी संख्या 2 होती है। वृषण, वृषण के जो बाहर खोल इसे बोलते हैं वृषण कोश, जिसके अंदर वृषण रहते हैं। फिर ये जो संरचना है इसको कहते हैं अधिवृषण। फिर ये जो है शुक्र जनन वाहिनी, मूत्राशय हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। हाँ, ये जो ग्रंथि है इसका नाम है शुक्राशय। ये जो दूसरी ग्रंथि दिख रही है इसका नाम प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये जो संरचना दिखी इसको बोलते हैं शिश्न। ये अगले पोर्शन को बोलते हैं शिश्न मुंड। इस भाग को बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो अगर इनके हम क्रमबद्ध नाम लिखें जैसे कि जो दिख रहे हैं, तो सबसे पहला नाम क्या है? वृषण। वृषण, वृषण के बाद दूसरा अधिवृषण। अधिवृषण फिर कहाँ से उसके बाद जाती है? शुक्र जनन वाहिनी, तीसरी शुक्र जनन वाहिनी, शुक्र जनन वाहिनी। अब यहाँ पे मूत्राशय भी है, इसी के आसपास आता है, वैसे इसका पार्ट नहीं तो मूत्राशय नहीं लिखेंगे। तो शुक्र जनन वाहिनी के बाद फिर ये जो नलिका है ये मूत्र वाहिनी है, यहाँ मिल रही है। तो मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी के बाद फिर स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। फिर जो स्खलन नलिका है इसका नाम ही लिखा गया, ये है स्खलन नलिका। कहाँ यहाँ लिख देते हैं स्खलन नलिका। ये जो मूत्रवाहिनी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये मूत्रवाहिनी तो यही बना देते हैं मूत्रवाहिनी। तो क्रम से सारे नाम हो रहे हैं। स्खलन नलिका, स्खलन नलिका फिर कहाँ निकलती है? मूत्र मार्ग। स्खलन नलिका के बाद क्या है? अगला जो पार्ट है वो शिश्न है, और शिश्न में ही मूत्र मार्ग है या मूत्र। ये तो हमने क्लियर रास्ता बता दिया। तो ये तो हो गया जननांग। अब हमें जनन ग्रंथियां कौन कौन यहाँ पे इनका भी नाम देते हैं, उसके बाद फिर पूरा डिटेल में समझाते हैं। तो जनन ग्रंथियां 3 यूज हुई, एक है शुक्राशय क्रमबद्ध तरीके से, दूसरी है प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि।
बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। अब इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। तो नर में क्या है, सबसे पहले होता है वृषण, यानी बाहर से एक संरचना होती है वृषण कोश, जो कि थैली होती है। वृषण कोश नाम की थैली है। इस थैली के अंदर दो अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिनको बोलते हैं वृषण, इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। ये दो होते हैं। ये जो होते हैं हमारी जांघ के पास, जिसे श्रोणि क्षेत्र कहते हैं, ये बाहर की ओर लटके होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वृषण की। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वृषण ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, जैसे कभी बीमार है तो शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और कभी बहुत घट भी जाता है, लेकिन अधिकतर बढ़ता ही है। तो जनन के लिए जो तापमान होना चाहिए वो शरीर के तापमान से थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं, जो वृषण का तापमान होना चाहिए थोड़ा कम होना चाहिए। तो इसीलिए वृषण शरीर से बाहर होता है, क्योंकि बाहर रहेगा तो बाहर के वातावरण में इसका तापमान कम रहेगा। तो वृषण के बारे में ये बताएंगे कि हमारे श्रोणि क्षेत्र में एक थैली सी लटकी होती है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। इस वृषण कोश के अंदर दो अंडाकार गुलाबी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि मांसल होती है, मांस की बनी होती हैं। इन अंडाकार संरचनाओं को वृषण कहते हैं। और जो वृषण कोश और वृषण होते हैं हमारे श्रोणि क्षेत्र में शरीर से बाहर लटके होते हैं, क्योंकि इनका जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, इसलिए ये बाहर होते हैं। तो ये हो गया वृषण। वृषण सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वृषण के अंदर शुक्र जनन वाहिका होती है, और शुक्र जनन वाहिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु होता है नर का युग्मक। तो नर युग्मक जो शुक्राणु है इसी के अंदर बनता है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वृषण। तो वृषण क्लियर हो गया कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्राणु यहाँ पे बनेंगे, बनने के बाद अब इसके बाहर दिख रहे संरचना जो है बहुत से ऐसे लिपटी होती है, इसका नाम है अधिवृषण। अधि मीन्स आधा, यानी कि जो वृषण की मतलब आधे वृषण का कार्य करती है, अधिवृषण होती है। ये एक लिपटी हुई संरचना होती है, जो कि वृषण के बाहर अधिवृषण है। तो जो शुक्राणु हो यहाँ से पहुंचता है अधिवृषण में। अधिवृषण के बाद अधिवृषण से ही एक नलिका निकली हुई है। तो प्रत्येक जो शुक्राणु सॉरी बोलते हैं, जो प्रत्येक वृषण होते हैं उनसे एक एक नलिका निकलती है। जैसे कि हमारे शरीर में 2 वृषण हैं तो 2 शुक्रजनन वाहिनी निकलेगी दोनों से। तो जो शुक्रजनन वाहिनी निकलती है, जो नलिका होती है, इस नलिका की जो लंबाई होती है ये काफी लंबी होती है, लगभग 5 से 6 मीटर तक लंबी होती है। जो शरीर के अंदर ही कुछ लिपटी होती है, कुछ यहाँ पे लिपटी हुई पार्ट है वो जैसे निकली हुई है, तो इसकी लंबाई काफी होती है। अब ये शुक्रजनन वाहिनी है, अब इस शुक्रजनन वाहिनी से शुक्राणु आगे बढ़ेगा। अब आगे यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है, इससे यहाँ पे मूत्राशय मिला। तो मूत्राशय जानते हैं, इससे पहले हमने एक चौथा चैप्टर पढ़े हैं उत्सर्जन, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि वृक्क के वृक्काणु में मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का जब निर्माण होता है तो निर्माण होने के बाद मूत्र संग्राहक नलिका से मूत्र वाहिनी में जाता है, और मूत्र वाहिनी से मूत्र जाके मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। फिर समय समय पर वो इसी मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे रास्ते में शुक्रजनन वाहिनी तो हो गई। अब शुक्रजनन वाहिनी के बाद मूत्र वाहिनी। अब देखिए शुक्रजनन वाहिनी यहाँ पे जा रही है, और यहाँ पे जा रही तो रास्ते में मिल गया शुक्राशय। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शुक्राशय एक ग्रंथि होती है जिसका नाम शुक्राशय, यानी शुक्र प्लस आशय, आशय मतलब घर। तो शुक्राशय जो है वो शुक्राणु का घर है। तो शुक्राशय के अंदर शुक्राणु यहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं, यानी यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, फिर बनने के बाद यहाँ जाते हैं और शुक्राणु में इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आवश्यकता होती है तब वहां से निकलते हैं। जैसे कि मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तब मूत्र यहाँ से निकलता है और बाहर निकाला जाता है। तो रास्ता पूरा क्लियर देखे रहेंगे कि यहाँ से क्या हुआ कि शुक्राशय में शुक्राणु इकट्ठा हो गया। इस ग्रंथि काम समझ गए। अब अगले बात क्या है, मूत्र वाहिनी। अब देखिए जो ये शुक्रजनन वाहिनी आगे जाके मिली है मूत्र वाहिनी, जो मूत्र वाहिनी यहाँ से आई थी, इसमें मूत्राशय मूत्र भी क्या है आगे जाके बढ़ेगी, तो मूत्र वाहिनी यहाँ पे मिल गई। यदि इसी शुक्रजनन वाहिनी से मूत्र वाहिनी दोनों का संगम हो रहा है, और फिर यहाँ से एक नई नलिका बन गई जिसका नाम क्या है, स्खलन नलिका। जैसा कि संगम में पढ़े हैं कि एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से यमुना आती है, और दोनों मिल जाती हैं, फिर मिल के अलग
निकलती है। तो वैसे सिस्टम है कि ये सुखोजन वाहिनी आ रही है, ये मूत्र वाहिनी आ रही है, दोनों मिलके अब जो नलिका बनाएंगे इस नलिका का नाम पड़ जाएगा स्खलन नलिका। पर इनके बीच में एक प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसी प्रोस्टेट ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन यही नर हार्मोन होता है, नर लिंग हार्मोन। तो अभी यहाँ तक क्या था, उसमें शुक्राणु था। जब आवश्यकता पड़ी तो शुक्राणु आगे बढ़ा, आगे यहाँ पे बढ़ा तो प्रोस्टेट ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकला। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्लस शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं तो इनके मिलने से निर्माण होता है वीर्य का, जिसे सीमेन कहते हैं। तो वीर्य कब बनता है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु दोनों मिलते हैं। तो जब दोनों यहाँ मिल गए तो यहाँ बन जाता है वीर्य। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रोस्टेट ग्रंथि का यूज क्या है। शुक्राशय से में शुक्राणु के इकट्ठे रहते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और निकल कर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस शुक्राणु में मिल गए, तो शुक्राणु यहाँ से आया, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आया, दोनों मिल गए, मिलने के बाद बन गया वीर्य। अब स्खलन नलिका, स्खलन मीन्स यहाँ से निकलने वाली। अब यहाँ से क्या है, इन दोनों के मूत्र वाहिनी और शुक्रजन वाहिनी के संयोग से बना क्या, स्खलन नलिका। अब ये जो स्खलन नलिका है, इसकी भी लंबाई काफी होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब स्खलन नलिका से वीर्य आगे जाएगा और यहाँ से जब मूत्र निकालना होता है तो मूत्र आगे जाता है। मूत्र और वीर्य अब दोनों इसी स्खलन नलिका जाएंगे। तो यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है, ये एक चिकना सा पदार्थ निकालती है जो स्नेहक का कार्य करता है। इससे क्या होता है, चिकनापन आ जाता है, यानी कि जो वीर्य है उसमें चिकनापन आ जाता है। तो बल्बो यूरिथ्रल का कोई खास कार्य नहीं, बस स्नेहक का कार्य करती है। अब यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल मिल गई इस रास्ते में। अब ये आगे बढ़ा, अब आगे बढ़ने के बाद आता है शिश्न। जो नर का जननांग उसे शिश्न कहते हैं। शिश्न दिख रहा है, शिश्न का एरिया या शिश्न मुंड है। अब इसी शिश्न के अंदर जब मूत्र गया या फिर वीर्य गया, अब यहाँ पे मूत्र मार्ग, यहीं से मूत्र बाहर निकलता है और जब जनन की आवश्यकता होती है तो वीर्य यहीं से बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग यानी मूत्र का रास्ता, मूत्र का द्वार। तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है कि वृषण, पहला नंबर वृषण, वृषण से फिर अभिवृषण जो कि दूसरा नंबर है, फिर शुक्र जनन वाहिनी तीसरा नंबर, फिर यहाँ से कहाँ पहुंची, मूत्र वाहिनी चौथा नंबर, ये हो गया मूत्र वाहिनी। फिर मूत्र वाहिनी के बाद क्या बन गई, स्खलन नलिका 5वें नंबर पे, नाम यहाँ लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ, स्खलन नलिका। फिर यहाँ से शिश्न आ गया और फिर मूत्र मार्ग, यानी इन 7 कर्ण। तो यहाँ से शुक्राणु बना, ऐसे घूमता हुआ गया, जाते हुए यहाँ पे इकट्ठा हुआ, फिर आगे बढ़ा, यहाँ से जब निकला टेस्टोस्टेरोन उसके साथ मिला, वीर्य बन गया, फिर यहाँ से आ गया और आते हुए भी यहाँ से निकल जाता है। तो आशा है कि ये चित्र बिल्कुल याद हो गया हो आसान तरीके से, कोई कठिन नहीं, बहुत ही आसान है, बस हमको रास्ता याद रखना है कि कैसे आना जाना होता है। तो ये पुरुषों का जनन तंत्र हो गया है। अब हम थोड़ा सा जो नरयुग्मक शुक्राणु उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्राणु का चित्र इसे बनाते हैं क्योंकि शुक्राणु बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे टाइप हो गया शुक्राणु, ये ऐसे टाइप शुक्राणु होता है जिसका अगला भाग होता है, यानी ये अग्रभाग हो गया, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग, से पूंछ कहते हैं, पुच्छ हो गई। अब यहाँ पे इसका केंद्रक होता है कि शुक्राणु क्या है, एक कोशिका है। जो अगला भाग इसे बोलते हैं एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर से एक्रोसिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ निकलता है। यही एक्रोसिन नाम का जो पदार्थ है वो अंडाणु की दीवार को भेद कर आगे जाता है। तो ये इसका सिर का भाग हुआ, ये मध्य भाग है, यहाँ पे कुछ मध्य भाग होता है, मध्य टाइप का, उसके बाद फिर पूंछ होती है, यानी सर, सिर का भाग, बीच का भाग और पीछे का। तो शुक्राणु क्या है, शुक्राणु वृषण के अंदर बनने वाला, यानी वृषण की शुक्र जनन वाहिका के अंदर बनने वाला एक नर कोशिका है। एक कोशिका है जो कि पुरुषों में
नर युग्मक का कार्य करती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर का भाग, मध्य का भाग और पीछे का पूंछ वाला भाग। जो अगला भाग होता है उसी में इसका केंद्रक होता है, बाकी कोशिका है तो आगे जीवद्रव होगा, आगे भाग होंगे। इसके आगे एक नुकीला सा भाग होता है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम के अंदर एक्रोसिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। यही एक्रोसिन आगे चलकर जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमने शुक्राणु के बारे में थोड़ी सी बात कर ली। तो इस वीडियो में पुरुष का जनन तंत्र समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम स्त्री जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।